हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आठिया और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 18वां, जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। तो इसमें हम भारतीय वैज्ञानिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए टॉपिक, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडियन साइंटिस्ट यानी कि भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने भारत को विश्व भर में महान देश बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ठीक है, सो उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में आज हम यहाँ पर मुख्य जो है 8 वैज्ञानिकों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जिन्होंने भारत को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये आपको ऐसे लगेगा कि एसएससी की क्लास है, लेकिन एक्चुअल में ये साइंस की ही क्लास है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिक और विज्ञान आ गया, इसका मतलब साइंस का ही चैप्टर है। सिंपल सी बात। ओके, तो चलिए फिर फटाफट से जो इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो एक अलग सा चैप्टर है, क्योंकि वैसे तो हम बोर्ड पर करते हैं, समझते हैं सभी चीज़ें, लेकिन ये जो चैप्टर है वो एक अलग सा है जिसके अंदर ना तो कोई क्वेश्चंस बनने वाले हैं, केवल और केवल क्वेश्चंस जो बनेंगे वो इन्हीं साइंटिस्ट्स के ऊपर बनेंगे, इन्हीं वैज्ञानिकों के ऊपर बनेंगे कि किसी वैज्ञानिक का जन्म कब हुआ, इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, इसकी खोज किसने की। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से बनने वाले हैं। ठीक है, सो इसके बाद जो है आपको असाइनमेंट में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो दिए जाएंगे, लेकिन इसकी कोई अगर अपनी वैसे सोचें कि अगर अलग अलग अपने क्वेश्चन बना करके देखें तो वैसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, आपको मुख्य 8 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ना है, उन्होंने क्या क्या महानतम कार्य किए, क्या क्या खोजें की, कब कब की, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपने बेसिकली प्राप्त करनी है। ठीक है, और अभी आपने इस चैप्टर को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद जब एग्जाम में आप जाएंगे, ठीक है, 1-2 बार बीच में पढ़ना, और जब एग्जाम में जाएं तो कम से कम इस चैप्टर को 2 बार आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, रीडिंग लेकर के जाएं इस ये जो है बेसिक चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए फिर इस चैप्टर को फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है महान वैज्ञानिक सुश्रुत के बारे में हमें बात करनी है। विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 600 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, पहली चीज नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, उन्होंने धन्वंतरी के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने प्रारंभिक चिकित्सकीय ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था? धन्वंतरी के आश्रम से। ठीक है, सुश्रुत संसार के पहले चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का परिष्कार कर अनेक जटिल ऑपरेशन किए। अब आप कहेंगे शल्य क्रिया क्या होती है? शल्य क्रिया आप जानते हैं, जो चीर फाड़ करके ऑपरेशंस किए जाते हैं, ठीक है, उनको शल्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो शल्य क्रिया के उन्होंने बहुत सारे जटिल ऑपरेशंस किए। संसार को शल्य क्रिया में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया कि जब आप ऑपरेशंस करते हैं तो आप इन उपकरणों का उपयोग करें। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर हैं वो उनकी एक ट्रे भरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे जो है यंत्र रखे हुए होते हैं, तो वो यंत्र जो है उनके बारे में दुनिया को सुश्रुत ने बताया था। देखिए बात कब की है? 600 ईसा पूर्व की। ठीक है, उस समय में जो है शल्य चिकित्सा करना ये सीख गए थे, या फिर शल्य चिकित्सा में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, दूसरों को इसके बारे में बताया। ठीक है, इनके द्वारा सुश्रुत संहिता नामक पुस्तक लिखी गई है जिसमें शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण है। उन्होंने शल्य चिकित्सा का विस्तृत विवरण दिया है उस किताब के अंदर, ताकि उस किताब को पढ़ करके जो है आगे आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के लिए निर्देशित किया है ताकि कीटाणु मर जाए और आपूर्ति दोष न रह जाए। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई इन्फेक्शन इत्यादि ना हो जाए, इसलिए ऑपरेशन करने से पूर्व अपने जो भी औजार है, अपने जो भी उपकरण है, तो उनको क्या करना चाहिए? उन सभी उपकरणों को उबाल लेना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी गर्म पानी जो है गर्म करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे, गर्म पानी में धोने, गर्म करने इत्यादि के। ठीक है, उसके बाद है सुश्रुत द्वारा नाक, कान व होठों आदि की सफलतापूर्वक प्लास्टिक सर्जरी किए जाने के कारण उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसको कहा जाता है? तो महान वैज्ञानिक सुश्रुत को कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि देखिए इतने वर्ष पूर्व, 600 ईसा पूर्व की बात है, और उस समय में प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि पर पुस्तकें लिख देना, तो इस बारे में आप जान सकते हो कि भारत सचमुच में पूरे विश्व में चिकित्सा के क्षेत्र में कितना अग्रणी था उस समय में। ठीक है, चलिए
उन्होंने शल्य चिकित्सा में 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया। उनके जो संदेश यंत्र का मतलब है उनके जो यंत्र वो उपयोग करते थे आधुनिक सर्जरी के स्प्रिंग फोर्सेप्स या काटने व पट्टी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्सेप्स या चिमटियों के पूर्व रूप हैं, यानी कि उन्हीं को थोड़ा बहुत सुधार करके वैसे ही आजकल उपकरण उपयोग किए जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उन्होंने चिकित्सालय की साफ सफाई के विषय में उपयोगी निर्देश दिए हैं कि चिकित्सालय में साफ सफाई कैसे की जाए, उपकरण उनको कैसे साफ किया जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद है चिकित्सा ज्ञान में भारत बाकी देशों से बहुत आगे था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का महानतम चिकित्सक कहा गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, शल्य चिकित्सक का प्लास्टिक सर्जरी का पिता और शल्य चिकित्सा का महान चिकित्सक किसको कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुश्रुत को कहा गया है। सुश्रुत जो है वो किसके वंशज थे, तो वो विश्वामित्र के वंशज थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम वैज्ञानिकों के बारे में जो चरण चल रहा है उसके अंदर जो है हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम चरक के बारे में, ठीक है। चरक आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में विख्यात रहे हैं। कौन से चिकित्सा शाखा के महान आचार्य? चरक पहले चिकित्सक थे। पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा दी थी, कि पाचन उपापचय के बारे में बताया था और शरीर की प्रतिरक्षा की, हमारे अंदर भी इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा जो है हमारी क्षमता होती है, इसके बारे में उन्होंने अवधारणाएं दी थी। इनके अनुसार शरीर में कार्य के कारण 3 दोष होते हैं। शरीर के अंदर कार्य के कारण 3 दोष उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से? पित्त, कफ और वात। वात का मतलब है वायु, ठीक है। ये तीनों दोषों के कारण शरीर बीमार हो जाता है, कि ये 3 दोष हैं जो शरीर को बीमार बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उनके द्वारा 20 शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया ग्रंथ जिसका नाम है चरक संहिता आज भी चिकित्सा शास्त्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संस्कृत भाषा में 8 खंडों में यह प्राचीनतम ग्रंथ लिखा गया। कितने खंडों में लिखा गया? 8 खंडों में। तो चरक संहिता कितने खंडों में लिखा गया है? 8 खंडों में लिखा गया है, ठीक है। यह ग्रंथ गद्य व पद्य दोनों रूपों में लिखा गया, यानी गद्यांश रूप में और जो कविता के रूप में यानी पद्यांश रूप में भी लिखा गया है। चरक ने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों को पूर्व में ही जान लिया था, कि आनुवंशिकी के जो मूल सिद्धांत है कौन कौन से, जिसमें शिशु का लिंग निश्चित होना, कि शिशु का लिंग कैसे निश्चित होता है, कि लड़का होगा या लड़की, इसके बारे में। बच्चे में आनुवंशिक दोष, कि बच्चे में आनुवंशिक दोष की जन्म के समय ही उसमें जो दोष आ जाते हैं, जैसे लंगड़ेपन का, अंधेपन का दोष आ जाता है। माता या पिता में किसी अभाव या त्रुटि का कारण होना आदि शामिल थे। यानी कि उन्होंने जो है इस बारे में, आनुवंशिकी के बारे में बहुत ही अग्रणी काम किया। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, जो शरीर से मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है। तो शरीर का मुख्य केंद्र, नियंत्रण केंद्र किसको बताया? हृदय को बताया। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पहले बताया कि इन्होंने पहले ये किया, इन्होंने पहले वो किया। तो इस सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि चरक जो है, इन्होंने एक तो पहली बात की पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन उपापचय और शरीर प्रतिरक्षी की अवधारणा दी थी। दूसरी बात, इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। तीसरी बात, इन्होंने आनुवंशिकी के पूर्व ही बहुत सारे जो है, यानी आनुवंशिकी के बारे में जो है इन्होंने काफ़ी कुछ जान लिया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है कि पहले चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया था। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, कि चिकित्सक चाहे कितना भी बड़ा जो है शत्रु क्यों ना हो रोगी का, चिकित्सक को अपनी शत्रुता भूल करके रोगी का इलाज करना चाहिए। रोगी के घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए। रोगी के घर में क्या चल रहा है ये बाहर नहीं बताना चाहिए। चिकित्सक को सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए, कि सदैव उसे ज्ञान के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर वो कुछ सीख सके तो उसे सीखना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चरक शब्द का अर्थ है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी चलते रहते थे, कहीं भी रुकते नहीं थे, स्थिर नहीं रहते थे, इसी के वजह से उन्हें चरक कहा जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन की फुल फॉर्म देख लीजिए, चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है। वेंकट रमन जो है, सी का मतलब है चंद्रशेखर, वी का मतलब वेंकट और रमन पीछे लगा हुआ है, ठीक है। का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुधिरापत्तली शहर में हुआ। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर व माता पार्वती अम्मल थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उनके पिता विशाखापट्टनम में वॉल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। इनके पिता जो थे वो किस कॉलेज में? वॉल्टेयर कॉलेज में भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सॉरी, प्राध्यापक थे, यानी कि जो मुख्य अध्यापक होते हैं वो थे। रमन ने वॉल्टेयर कॉलेज में इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में एमएससी यानी कि एमएससी उन्होंने कर ली, परीक्षा उत्तीर्ण की। 19 वर्ष की आयु में अर्थ विज्ञान की प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित हुए। भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग में उप महालेखापाल नियुक्त किए गए, यानी कि भारत सरकार द्वारा वो उप महालेखापाल भी नियुक्त किए गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित किए, यानी कि ये जो वायलिन इत्यादि है इसके द्वारा ये जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसके बारे में उन्होंने सिद्धांत दिए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद है राजकीय सेवा में रहते हुए विज्ञान हेतु पर्याप्त समय न मिलने के कारण 1917 में रमन ने डाक तार विभाग के महालेखापाल पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब के चलते मैं विज्ञान के क्षेत्र में अपनी जो खोज है, अपना जो कार्य है वो शुरू नहीं कर सकता हूँ या जो है चला नहीं सकता हूँ। वे कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। इसके बाद इस पद पर रहते हुए उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की, तो आप बता दोगे सीवी रमन ने की, ठीक है। उसके बाद है जिस पर 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इनके अनुसार जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो पदार्थ व द्रव में अंतःक्रिया होती है जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। 9वीं क्लास में आप पढ़ के भी आए हो कि प्रकाश जब भी किसी द्रव माध्यम से गुजरता है, जिसको टिंडल प्रभाव आदि से भी जो है नेक्स्ट हमने स्टडी की थी इसके बारे में, तो यहाँ पर जो है बताया गया है प्रकीर्णन कैसे होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1949 में राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया, ठीक है। 1954 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। उनके इन वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे देशों के मध्य मित्र संधि हुई थी, यानी भारत और अन्य बहुत सारे देशों के मध्य मित्रता की संधियां हुई थी, जिनकी वजह से इन्हें शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद है रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया कि क्यों। प्रकीर्णन के कारण आपको पता है आकाश का रंग नीला होता है, तथा ठोस द्रव्य गैस का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्सरे, प्रकाश की संरचना, वर्ण व ध्वनि पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए। 20 नवंबर 1917 में इनकी मृत्यु हो गई। ये चीज आपको समझ में आ गई। उनके सम्मान व रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 28 फरवरी जब भी आती है तो ध्यान रखना चाहिए कि 28 फरवरी को क्या है, विज्ञान दिवस होता है। और विज्ञान दिवस सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे उनके जो है उनकी याद में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ते हैं। भाभा एक महान वैज्ञानिक व अत्यंत कुशल प्रशासक व कला प्रेमी भी थे, ठीक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई,
कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल एलिफेंस्टन कॉलेज में शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ये चले गए थे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ उन्होंने 1930 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और 1942 में उन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। भाभा देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे। कौन से परिवार से थे? टाटा परिवार से थे। 1937 में डब्ल्यू हिटर के साथ मिलकर कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। इन्होंने डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर के उन्होंने एक चीज का अध्ययन किया, किसका? कॉस्मिक किरणों का, ठीक है। जो कि आपको पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके बाद जो है कई सारी खोज हो गई कॉस्मिक किरणों की खोज होने के बाद, और बताया कि कॉस्मिक किरण वे सूक्ष्म कण हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं। कि कॉस्मिक रेज कहाँ से आती है? बाहर से आती है, सूर्य से आती है। कहाँ आती है? वायुमंडल के अंदर आती है, तथा वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फुवारा उत्पन्न करते हैं। यानी कि ये खोज उन्होंने की थी। क्या की थी खोज? एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फवारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद है भाभा ने इन नाभिकीय कणों को खोजा जो बाद में मेसोन कणों के नाम से जाने गए। कि मेसोन कण जो है, जिसको मेसोन कण बोला जाता है, जिनसे मिलकर के जो है बाकी के जो कण है वो बने होते हैं, जो भी नाभिक बना होता है मेसोन कणों से, ठीक है। तो उनके बारे में उन्होंने बताया। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। देश के स्वतंत्र होने के उपरांत 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई और भाभा इसके अध्यक्ष थे। तो भारत के अंदर जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए कौन है? होमी जहांगीर भाभा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई। कि अनेक ऐसे रिएक्टर थे जो परमाणु भट्टियां थी, है ना, जिनके द्वारा विद्युत बनाई जाती है। परमाणु विस्फोट के द्वारा जो है वहां पर, यानी कि परमाणु अभिक्रियाओं के द्वारा, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा विद्युत बनाई जाती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके। वैसे जब कहीं भी बॉम्ब फोड़ा जाता है तो वो अनियंत्रित होती है और विनाशक होती है, लेकिन यहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है कि परमाणु भट्टियों के अंदर जो नाभिकीय रिएक्शंस है, नाभिकीय अभिक्रिया हैं, उनको कंट्रोल करके फिर उनकी जो ऊष्मा ऊर्जा वो उत्पन्न करते हैं, उस ऊष्मा ऊर्जा से टरबाइन घुमा करके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। तो इन्होंने अप्सरा, साइरस और जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की थी। 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुरा में शुरू हुआ। ये चीज आपको समझ में आ गई। भारत के परमाणु विज्ञान में योगदान हेतु उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसका? भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा है। ये आपको पता होनी चाहिए। सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए न्यूयॉर्क के 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ तो सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष डॉक्टर भाभा को बनाया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विदेश में जो है इस तरह की एजेंसी बनाई गई जिसमें 81 राष्ट्र थे और भारत के जो महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। उसके बाद है 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि एक दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके नाम पर जो है जो परमाणु शक्ति संस्थान था ट्रॉम्बे, उसका नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं 5 नंबर पर भारत के महानतम वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके लिए पूज्य हैं और इनफैक्ट सभी भारतीयों के लिए जो है बहुत ही सम्मान की बात है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे जो है महान वैज्ञानिक भारत की धरती पर हुए, जिन्होंने खेत में से जो है सबसे पहले जो है रॉकेट छोड़ा था, आपको पता होगा, है ना। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनके कारनामे तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होते तो आज हम ये जो मंगलयान, चंद्रयान छोड़ रहे हैं ये शायद हम नहीं छोड़ रहे होते, ठीक है। चलिए, डॉक्टर अबुल पकीर
जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन व माता का नाम आशियम्मा था। रामेश्वरम में प्राथमिक शिक्षा के बाद कलाम ने पड़ोसी कस्बे रामनाथपुरम में खाटज हाई स्कूल में प्रवेश लिया और विज्ञान के अंदर प्रवेश लिया था। ठीक है। आया हुर्रे सोलोमन उनके जीवन के प्रेरणा स्रोत बने। सोलोमन का गुरु मंत्र यह था कि जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातों की जरूरत होती है, इच्छा शक्ति, दूसरा है आस्था और तीसरी है उम्मीद। यह कलाम के जीवन का आधार बना। ये चीज आपको समझ में आ गई। सन 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने प्रवेश लिया। 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान व विज्ञान संगठन में हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में वहां पर वो नियुक्त हुए। 1962 में प्रोफेसर एम.जी. मेनन कलाम का लगन व मेहनत से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ले गए। वहां कलाम के जीवन में स्वर्णिम अध्याय का सुनहरा आगाज हुआ, यानी कि अब उनका जो स्वर्णिम काल है वो शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे सुनहरे कार्य किए। कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। इन्हें SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इनके नेतृत्व में SLV-3 ने सफल उड़ान भरी, जिसने रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है। कलाम ने महत्वपूर्ण मिसाइल कार्यक्रम समन्वित निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश नामक मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया। ये चीज आपको समझ में आ गई। 1990 में पोखरण में किए गए परमाणु प्रशिक्षण का नेतृत्व किया। ये चीज आपको समझ में आ गई। मिसाइलों में महत्वपूर्ण, और आपने पोखरण का जो प्रशिक्षण हुआ था इसके ऊपर एक मूवी भी थी, वो भी आपने देखी होगी, तो उसमें आपने APJ अब्दुल कलाम का जो नेतृत्व था वो भी देखा होगा, उनका जो किरदार निभाया हुआ था वो भी आपने देखा होगा। मिसाइलों में महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने प्रक्षेपण किए, इतने सारे रॉकेट्स को, इतने सारे जो सैटेलाइट्स है उनका वहाँ पर इन्होंने प्रक्षेपण किया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित किया था। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में भाषण देते हुए उनकी हृदय गति रुक जाने से उनका निधन हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी भाषण के दौरान उनकी हृदय गति रुक गई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई और APJ अब्दुल कलाम का निधन वहाँ पर हो गया था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमने बेसिकली 5 जो हमारे मुख्य वैज्ञानिक है उनके बारे में जान लिया। उसके बाद के जो वैज्ञानिक है उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय, ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बंगाल के फुल्लन खुलना जिले में रसूली कतिपरा नामक गांव में 2 अगस्त 1861 में हुआ था। इनके पिता हरिश्चंद्र राय मध्यवर्ती के संपन्न ग्रस्त तथा फारसी के विद्वान थे। ये चीज आपको समझ में आ गई। फारसी भाषा के विद्वान थे इनके पिता हरिश्चंद्र राय। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा क्रमशः गांव के मॉडल स्कूल, कोलकाता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल एवं एल्बर्ट स्कूल से प्राप्त की। सन 1879 में एंट्रेंस परीक्षा पास करके इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से शुरू की। इसके अंदर इंस्टीट्यूट में उन्होंने पढ़ाई शुरू की, पर विज्ञान विषयों के अध्ययन के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि अलग से कॉलेज जाना पड़ता था। सन 1882 में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति परियोजना की परीक्षा में सफल होने के बाद एडिनबरा विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। इनके सहपाठियों में रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जेम्स वॉकर,
FRS अलेक्जेंडर स्मिथ तथा हफ मार्शल आदि थे। यानी कि ये जो महान साइंटिस्ट आगे जा करके बने, ये भी इनके क्लासमेट थे, ये भी इनके सहपाठी थे, इनके साथ पढ़े हुए थे, जो आगे चल करके साइंटिस्ट बने थे, जिनके संपर्क में रसायन शास्त्र की ओर इनका झुकाव हुआ। यह इस विश्वविद्यालय के उप सभापति चुने गए, यानी कि उस विश्वविद्यालय के उप सभापति भी उनको चुना गया। भारत वापस आने के पश्चात प्रेसिडेंसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के सामान्य पद पर नियुक्त हुए, जबकि इनसे कम योग्यता के अंग्रेज ऊंचे पदों पर कहीं अधिक वेतनों पर उसी कॉलेज में नियुक्त थे। यानी कि इनको ज़्यादा जो है योग्यता होने के बावजूद भी इन्हें निचला पद दिया गया, बल्कि इनसे कम उम्र के और कम योग्यता रखने वाले जो अंग्रेज जो थे उनको उच्च पदों पर रखा गया, नियुक्त किया गया। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र ने जब इस अन्याय का तत्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज डायरेक्टर से विरोध किया तो उसने व्यंग्य किया कि यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते, कि कोई व्यवसाय चला लीजिए। अगर आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो आप क्यों टीचिंग में रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। अंग्रेज अधिकारी के व्यंग्यात्मक शब्दों का ही प्रभाव था कि राय ने 1892 में 800 रुपए की अल्प पूंजी से विलायती ढंग की औषधियां तैयार करने के लिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य आरंभ किया। यानी कि उस अंग्रेज के कहने पर जब उन्होंने व्यंग्य किया तो इन्होंने शुरू कर दिया, जो कि प्रगति कर करोड़ों रुपए का कारखाना हो गया है, और इससे देश में इस प्रकार के अन्य उद्योगों का सूत्रपात हुआ। आगे और बहुत सारे जो है इससे उद्योग हुए। यानी कि इन्होंने शुरुआत की। डॉक्टर राय की मृत्यु 19 जून 1944 को 83 वर्ष की आयु में हुई। तो रसायन विज्ञान में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे, यानी कि वनस्पति के बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। इनका जन्म 9 नवंबर 1904 को जयपुर में हुआ था। डॉक्टर माहेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और आगरा कॉलेज से अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। यानी आगरा कॉलेज से इन्होंने अध्यापन कार्य जो है पढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ व ढाका विश्वविद्यालयों में भी अध्यापन का कार्य किया। 1948 में डॉक्टर माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के अध्यक्ष बने। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो वनस्पति विज्ञान था उसके अध्यक्ष बने। ये चीज आपको समझ में आ गई। डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण का मतलब होता है छोटा जो पादप होता है, विज्ञान के पादप भ्रूण विज्ञान के सह मिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया और इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने में पर्याप्त सफलता हासिल की। यानी कि पौधों को कैसे जो है हम उसको कृत्रिम पोषण दे सकते हैं, बाहर से पोषण दे करके उनको बचा सकते हैं, उनको आगे विकसित कर सकते हैं, इस पर उन्होंने जो रिसर्च की उसमें उन्होंने सफलता हासिल की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इनके अधीन शोध कार्य करने वाले केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना व ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के छात्र भी आते थे। यानी इनके नीचे अध्ययन करने आते थे, ठीक है। इनके पथ प्रदर्शन में लगभग 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर माहेश्वरी ने अपने विषय में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। और बहुत सारे जो है यानी कि भारत की तरफ से साइंटिस्ट बन करके वो ऐसी सभाओं में गए। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी में उन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। यानी कि उनको अपना फेलो बना करके सम्मानित किया गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 18 मई 1966 को दिल्ली में डॉक्टर माहेश्वरी का निधन हो गया। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्टर सलीम अली का जन्म बॉम्बे में एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 में हुआ। ये भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक भारतीय पक्षी वैज्ञानिक थे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और क्योंकि पक्षी विज्ञान पर जो है एक काफ़ी टाइम पहले एक मूवी भी आई थी, आपको पता है, रोबोट 2.0 थी शायद, है ना। तो वो जो है इस प्रकार की जो मूवीज़ होती हैं वो इसी के बारे में बताती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको पक्षियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा डेफिनेटली, ठीक है। चलिए
उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। बर्डमैन क्योंकि ये पक्षियों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया था। सलीम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी गई उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफी मदद की। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने। ये चीज आपको समझ में आ गई। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, जिसको केवलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं, के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक बांध परियोजना को रोकने का प्रयास किया जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक खतरा था। यानी कि जब नेशनल पार्क के लिए खतरा था तो इन्होंने उस बांध परियोजना को रुकवा दिया। ठीक है, रुकवाने के लिए प्रयास किया। ये चीज आपको समझ में आ गई। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मिलार्ड की देखरेख में सलीम ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया और असामान्य रंग की गोरैया की पहचान की, जिसे युवा सलीम ने खेल खेल में अपनी बंदूक की खिलौने से शिकार किया था। यानी कि इन्होंने जो है खेल खेल में, जब वो युवा थे तो उन्होंने अपनी बंदूक से जो है उसका शिकार किया था, तो उसके बारे में उन्होंने गंभीर अध्ययन किया। मिलार्ड ने इस पक्षी के एक पीले गले की गोरैया के रूप में पहचान की। सोसाइटी में संग्रहित सभी पक्षियों को मिलार्ड ने सलीम को दिखाया और सलीम को पक्षियों के संग्रह करने के लिए कुछ किताबें दी, जिसमें कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी शामिल थी। यानी कि इन्होंने जो है बहुत सारे पक्षियों का संग्रह कर लिया था ताकि उनको बचाया जा सके। उनकी आत्मकथा द फॉल ऑफ ए स्पैरो में अली ने पतली गर्दन वाली गोरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना, क्योंकि उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा वहां से मिली थी। यानी कि जब वो युवा थे तो उन्होंने अपने खिलौने से एक चिड़िया का शिकार कर लिया था और वो जब चिड़िया गंभीर रूप से घायल हो गई थी तो उस घटना ने जो है उनको पक्षियों के बारे में, पक्षियों के दर्द के बारे में, पक्षियों का शिकार होने से बचाने के बारे में उनका इंटरेस्ट जगा दिया। उसके बाद जो है इन्होंने पक्षियों का संरक्षण करने की ठान ली। ये चीज आपको समझ में आ गई। सलीम अली की प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से हुई। इनके पास विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री न होने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 रुपये के वेतन पर गाइड के रूप में व्याख्याता नियुक्त होने के बाद पढ़ाई करने का फैसला किया। यह चीज़ आपको समझ में आ गई। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1958, दिल्ली विश्वविद्यालय 1973 व आंध्र विश्वविद्यालय 1978 में मानद डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वह लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझते रहे। 91 वर्षीय सलीम अली का निधन 1987 में हुआ। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। ये जितने भी 8 साइंटिस्ट आपने पढ़े हैं, आपको काम क्या करना है कि आपको इन 8 के 8 साइंटिस्ट जितने भी हैं उनके बारे में मुख्य मुख्य बातें छांट लेनी है और एग्ज़ाम के लिए अपने लिए मुख्य मुख्य बातें जो है वो याद भी रखनी है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले एक बार नहीं, मुख्य रूप से अगर मेरी राय मानोगे तो लगभग 2 बार जो है, 2 से 3 बार जो इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपका ये जो चैप्टर है वो सीधा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।